हेलो एवरीवन। तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, क्योंकि अभी सीजन चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, तो तबीयत का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे ही आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज की, कि हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या फिर क्यों करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन, इस तरह की बहुत सारी क्योरीज हमें आती भी रहती हैं और हमारे मन में भी ये सवाल पैदा होते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन क्यों करनी चाहिए। तो इसमें कई तरह के हमारे सवाल होते हैं। पहला है कि वाई, कि हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन क्यों करनी चाहिए। तो सीधा सा अर्थ है कि जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, यानी कि हमने कोई चीज रीड की, उसको रिवाइज किया, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये चीज हमें लॉन्ग टर्म के लिए हेल्प कर रही है, नहीं कर रही है, तो उसके लिए हमें उस चीज को किसके थ्रू रियलाइज करना पड़ता है? टेस्ट के थ्रू। हम कोई टेस्ट देंगे तो हमें पता चलेगा कि पर्टिकुलर फैक्ट हमें याद था या नहीं था, कोई कंसेप्ट है वो हमें समझ आया या नहीं आया। ठीक है? तो उसके लिए टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है। आप टेस्ट सीरीज नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्री क्वालिफाई नहीं होगा, नहीं हो सकता है, लेकिन वो जो रेशो है वो बहुत कम होता है। ठीक है? तो सबसे पहले मेरा अगर ओपिनियन लिया जाए तो टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है? क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं उन चीजों को हम याद रख पा रहे हैं क्या, एग्जाम में वैसा ही हम डिलीवर कर पा रहे हैं क्या, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज जरूरी है। दूसरा है कि टेस्ट सीरीज में होता क्या है। टेस्ट सीरीज में दो तरह के आपके क्वेश्चंस होते हैं। एक सब्जेक्ट वाइज होते हैं, मैं एक नया पेज ले लेती हूँ। एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं और एक होते हैं फुल लेंथ। देखो, सब्जेक्ट वाइज वाले में क्या है कि अगर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हम लगाते हैं, उसका बेनिफिट ये होता है कि हमें कुछ चीजें ऐसे पता चल जाती हैं कि पर्टिकुलर हमारा कौन सा सब्जेक्ट है वो वीक है। फिर जब हम पता चलेगा हमें कि कौन सा वीक है, तो उसी अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन है वो इंक्रीज कर देंगे, उसके ऊपर फोकस करना ज्यादा स्टार्ट कर देंगे। तो ये चीजें फिर होते हैं आपके फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट में आपको एक वैसा ही माहौल मिलता है जैसा फाइनल एग्जाम आपको एग्जाम हॉल में देना है, तो फुल लेंथ भी जरूरी है। देन सवाल उठता है कि हम ये कहाँ से ज्वाइन करें, वेयर, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। तो उसके लिए मैं बोलूंगी कि परफेक्ट कोई भी नहीं है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट की देख टेस्ट सीरीज देखेंगे, परफेक्ट नहीं बोल, किसी को हम बेस्ट भी नहीं बोल सकते। हाँ, बेटर हो सकती हैं चीजें, कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज है वो दूसरे से बेटर हो सकती है। तो मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूंगी कि आपको एक ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए जो एनसीईआरटी, आरबीएससी, एनआईओएस, इस तरह की चीजों को कवर करती हो। ठीक है? आप नोट्स पढ़ के जा रहे हैं, पर्टिकुलर आपने नोट्स पढ़े, उसका टेस्ट दिया, उसी तरह के आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, तो एक्चुअली मैंने देखा है पर्सनली, अपने कई दोस्तों को भी देखा है कि उसमें गलतियां क्या होती हैं कि हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर ना करके पर्टिकुलर उस इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज के लिए प्रिपेयर करने लग जाते हैं। टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। तो हमें इस चीज से बचना है। आपको किस पे फोकस करना है? टेस्ट पे करना है, आरबीएससी की बुक्स पे करना है, एनसीईआरटी पर करना है। फिर इस चक्कर में कि हाँ वहां के नोट्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, भाई नोट्स भी वहीं से बने होते हैं, किसी ने आरबीएससी से बनाए, किसी ने एनसीईआरटी से बनाए, किसी ने और कोई ग्रंथों का भी यूज कर लिया होगा। लेकिन आपको करना क्या है? इन्हीं पे फोकस करना है। बहुत ज्यादा महंगी टेस्ट सीरीज भी खरीदने का कोई फायदा नहीं है। आप 20,000 की, 10,000 की खरीद रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छी है, या फिर जो 2-3 हजार में मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत सस्ती है तो वो वैल्यूलेस है। ठीक है?
तो आपको एक ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है जहां पर अच्छे ठीक ठाक टेस्ट मिल रहे हो, उनकी एक्सप्लेनेशन है वो आरबीएससी या एनसीईआरटी से उठाई हुई हो, और पुराने क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए उसका लेवल हो। ठीक है, फिर अगला ये रहता है कि हमें मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज फ्री भी अवेलेबल रहती है, तो फिर हम कोचिंग की क्यों खरीदें? तो इसके लिए भी देखो मैं बताती हूँ। एक बच्चा होता है, उसके पास बहुत सारे खिलौने होते हैं, छोटा होता है, हर किसी से खिलौने उनको मिलते रहते हैं, लेकिन बच्चा खेलता कितने खिलौनों से? एक से खेल लेगा, दो से। लेकिन आपके अंदर जब चीजें फ्री मिलने लग जाती हैं, आजकल टेलीग्राम पे इतनी फ्लडिंग होती है, आपको 99 में टेस्ट सीरीज मिल रही है, 299 में मिल रही है, या फिर फ्री भी मिल रही है, और जो पेड टेस्ट सीरीज है वो भी एक दिन बाद मिल जाती है। तो इसमें क्या है कि दो तीन चीजें इसके ड्रॉबैक ये है। पहला ड्रॉबैक कि आप कंटेंट इतना ज्यादा इकट्ठा कर लेंगे कि वो बहुत बल्कि हो जाएगा, और इतने टेस्ट इकट्ठे करने के बाद आप उनमें से मुश्किल से 2-4 टेस्ट लगाएंगे। आप सीरियसली उनको लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि आपके पास इतने सारे टेस्ट पड़े हैं, आपको ये रहेगा मैं इसका कर लूं उसका कर लूं, और किसी का भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि लेट लतीफी वाली चीजें शुरू हो जाएंगी। जब चीजें आपके पास आती जाएंगी, आप कल परसों तरसों ऐसे टालते रहेंगे। और दूसरी चीज इसमें ये रेगुलर नहीं मिलती है। फ्री वाली टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी इधर उधर से, लेकिन किसी दिन एक टेस्ट आया, फिर अगले संडे को जो टेस्ट होना है वो आया ही नहीं, बीच में एक टेस्ट स्किप हो गया, तो आपका पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट का छूट गया। तीसरा, आपका रूटीन डिस्टर्ब होता है। आप रूटीन में टेस्ट नहीं लगाते जब तक चीजों का रूटीन नहीं बनाएंगे। अभी भी आप इस स्टेज में आ गए होंगे, एग्जाम डेट आए हुए इतने दिन हो गए हैं कि आप पर्टिकुलर एक शेड्यूल आपने बना लिया होगा कि सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे तक। आप आर्ली जो टारगेट्स हैं वो पूरे नहीं कर सकते हैं। आपको डे वाइज टारगेट लेने चाहिए कि आज पूरे दिन में मुझे इतना करके सोना है। आप सोएं तो आपको एक सेटिस्फैक्टरी नींद आए कि आज मैंने ये डिसाइड किया था और मेरा पूरा हो गया है, कल मुझे उठ के पूरे दिन में ये करना है, तो आपको एक सुकून की नींद भी आएगी। ठीक है, तो फ्री वाली चीजें हो गई। फिर डाउट रहता है कि टेस्ट सीरीज हम ऑनलाइन ले या फिर ऑफलाइन। आई विल गो विद ऑफलाइन, क्योंकि जो एकदम माहौल जो मिलता है हमें टेस्ट सीरीज का, जैसा कि एग्जाम में होता है, जो एग्जाम में धक धक होती है ना, वो कभी कभी में टेस्ट में भी फील होती है। तो हमें माहौल अगर चाहिए तो हम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी मजबूरी है कि आप बहुत ज्यादा दूर रहते हैं जहाँ टेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं, या आप किसी ऐसे गांव में छोटे शहर में रहते हैं जहाँ ऑफलाइन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे केस में ऑनलाइन एक अच्छा साधन हो सकता है। इसमें भी आप दो तरीके से चीजें कर सकते हैं। पहला तो ऑनलाइन जब आता है उसमें टाइम ड्यूरेशन होती है, तो टाइम बाउंड मैनर में आप अटेम्प्ट करते हैं। दूसरा, आप इसका प्रिंट लेकर चेयर पे बैठ के आराम से टेबल लगा के उसके ऊपर भी ये टेस्ट दे सकते हैं। ये तभी करना है जब आपके पास ऑफलाइन की सुविधा नहीं हो। दूसरा बेनिफिट ऑनलाइन का क्या रहता है, एक तो आपको आना जाना नहीं पड़ता। कुछ लोगों को लगता है कि आने जाने का जो टाइम है वो सेव होता है। दूसरा, मनी तो ऑफकोर्स सेव होती ही है, तो ये आपको सस्ती पड़ती है। अगर आप तेज की टेस्ट सीरीज को भी देखेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि ऑफलाइन वाली है वो 3000 में है, ऑनलाइन वाली सिर्फ 1850 में ही। तो ये इसीलिए क्योंकि आप जब किसी एग्जाम के माहौल में बैठते हैं तो वहां पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसको मेंटेन करने के लिए आई थिंक ये ज्यादा रखी जाती है। फिर इस तरह से आपका सेटअप रहता है। बहुत सारे लोग आपके साथ एग्जाम दे रहे होते हैं, तो एकदम वैसा प्रेशर तो नहीं होता, पर हाँ कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ऑफलाइन में एक आपको अच्छा माहौल मिलता है। अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं तो आप टाइम का विशेष ध्यान रखें, या फिर आप प्रिंट लेके ले रहे हैं तो इसका ध्यान रख सकते। देन होता क्या है कि कोई भी टेस्ट सीरीज, पहली जो टेस्ट सीरीज होती है हम बहुत जोश के साथ जाते हैं, हमने काफी पढ़ा हुआ भी होता है, और जोश जोश में कई बार रैंक भी बहुत अच्छी आ जाती है। तो देखो दो तीन चीजें हैं, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए तो ऐसे में क्या करना है,
बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है, क्योंकि इस बार अच्छे मार्क्स आए हैं जरूरी नहीं है अगले टेस्ट में इतने अच्छे आएंगे, या फिर फाइनल मार्क्स जो एग्जाम है उसमें ऐसे आएंगे, तो बहुत कूदना नहीं है। दूसरा, आपका एवरेज स्कोर आया है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट आपका एवरेज है। क्या आपको ऐसा लगता है कि एवरेज है? अगर ऐसा नहीं लगता, ये अगर आपका बेस्ट सब्जेक्ट था और इसमें भी एवरेज आ रहा है, तो कहाँ कमी हो रही है। तीसरा है कि आपका बहुत बुरा रिजल्ट आ रहा है, जैसे 200 नंबर का टेस्ट हो रहा है, उसमें आपके 30-40 स्कोर आ रहे हैं, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जब एग्जाम दिया था 2021 की बात आई थिंक, मैंने एक टेस्ट ऐसे ही रैंडम लगा लिया, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की हुई थी, और उस टेस्ट में मेरे मतलब मुझे लगता था कि वो सब्जेक्ट मेरे लिए ठीक ठाक है, हिस्ट्री का टेस्ट था, मेरे जस्ट 42 मार्क्स आए, और ये एग्जाम से 10-15 दिन पहले की बात है, तो मुझे एकदम से ऐसा हो गया था कि यहाँ तो 42 ही मार्क्स आ रहे हैं, ये तो इतने अच्छे इंस्टीट्यूट का टेस्ट है, यहाँ भी 42 आएंगे तो एग्जाम में कैसा होगा। एंड फाइनली इस चीज को इग्नोर करते हुए मेरे 90 मार्क्स आए थे प्री में। तो इनसे आप आज के टेस्ट में, सितंबर में जो टेस्ट लगा रहे हैं, उसका कंपैरिजन आप 2 फरवरी से बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। उस टाइम में आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अभी आप किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में उसमें बहुत अच्छा कर लें। तो इससे जो टेस्ट सीरीज है, 1-2 टेस्ट देके, कई बार क्या होता है दूसरे टेस्ट में भी ऐसा स्कोर आ जाता है, तीसरे में भी आ जाता है, घबराना नहीं है। ये टेस्ट जो है टेस्ट सीरीज के, ये आपको फर्स्ट आने के लिए या फिर सेकंड आने के लिए नहीं है। कोचिंग की लिस्ट में आपको फर्स्ट आके कोई फायदा नहीं होने वाला है, और ना ही आप 200 में से 180 लाने हैं आपको। खेल कितना सा है, हमें 100 भी नहीं, इस बार मैं ये बोल सकती हूँ, पता नहीं कैसा पेपर आए, आप 110 प्लस के लिए तैयारी करें, क्योंकि इससे क्या होगा, 120-30 के आसपास जब आपका स्कोर आ जाएगा, तो आप बिना किसी चिंता के मेंस की तैयारी अगले दिन से ही शुरू कर पाएंगे। तो इस टेस्ट सीरीज से क्या होता है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स में क्या होता है कि उनका बिजी शेड्यूल होता है, फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, स्ट्रेस आता है, फिर डिले करना शुरू कर देते हैं कि जैसे अभी वाला टेस्ट दिया, लेकिन अगला टेस्ट में तो सही से प्रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद ही दूंगा या उसके बाद ही दूंगी। ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने कभी टेस्ट सीरीज ही नहीं लगाई और निकला भी नहीं पेपर। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बिना टेस्ट सीरीज के भी अच्छी रैंक ले ली। तो ये अपने अपने पर्टिकुलर खुद के कैलिबर पे डिपेंड करता है, लेकिन एक एवरेज जो कैंडिडेट होता है उसके लिए जरूरी है कि ये जो टेस्ट सीरीज लगाकर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और एक रूटीन बन जाता है आपका टेस्ट देने का। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपकी टाइम मैनेजमेंट। आप वीक में 1 to 6 यानी जो 6 दिन है, इन 6 दिन में आप कितना पढ़ रहे हैं, मैं बोलूंगी इसको 1 to 6 रखने की बजाय 1 to 5 रखें। 1 से 5 दिन आप पढ़ें लगातार, फिर 6ठे दिन कि जितना भी पढ़ा है पूरा इसका रिवीजन कर लें, और 7वें दिन आप कोई ना कोई टेस्ट लगा लें। मैं आपको बिल्कुल भी कंपेल नहीं करूंगी, ऐसा बोलूंगी भी नहीं कि आप हमारी टेस्ट सीरीज खरीदें। आप कोई भी टेस्ट लगाएं, आप पीवाईक्यूज भी लगा सकते हैं। तो इन चीजों से आपको स्ट्रेस से बचना है, क्योंकि जब ये चीजें स्टार्ट होती हैं तो होता क्या है कि हमें स्ट्रेस आने लगता है कि मेरे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे, अब क्या होगा, मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या होगा। तो इन चीजों से आपको बचना है। तो ये जो चीजें हैं, स्ट्रेस वाली चीजें हो गई, ठीक है, सामान्य है क्या? हाँ, सबके साथ होता है भाई, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो आज टॉपर बने बैठे हैं, जिनकी फर्स्ट रैंक है, या टॉप 10 बोलूं, टॉप 50, कोई भी रैंक मान लो, जो सेलेक्टेड लोग हैं वो भी इसी फेज से गुजरे हैं। जो फर्स्ट रैंक लाता है उसको भी पहले से नहीं पता होता कि उसकी फर्स्ट रैंक आने वाली है, वो भी इसी तरह के डिप्रेशन, इसी तरह के स्ट्रेस। और आपने पढ़ा भी होगा, मेंस का जो सिलेबस है उसमें हमारे है यू स्ट्रेस, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, यू स्ट्रेस। तो यू स्ट्रेस बहुत अच्छा होता है। ये क्या होता है, हमारे जो काम करने की जो चीजें हैं उनके लिए कंपेल करता है हमें कि पढ़ना है। स्ट्रेस जो होता है वो एक नेगेटिव चीज है, यू स्ट्रेस है वो हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज है। तो ये बहुत ही सामान्य चीजें हैं, हम सभी के साथ होती हैं। मेरे साथ जब मैं इंटरव्यू तक गई हूँ, मेरे साथ भी सेम चीजें हुई, डर लगता था
कि एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या होगा, प्री नहीं हुआ तो क्या होगा। मेंस में थोड़ा कंपैरेटिवली आपको डर कम लगता है अगर आपके राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी है। इन चीजों से ओवरकम हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं, बहुत जल्दी हो सकते हैं। कैसे? उसके लिए हमें अडेप्ट करना पड़ेगा चीजों, जैसी जो चीजें चल रही हैं उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ेगा। वो एक रील भी बहुत वायरल होता है, हैबिट है, बनाना पड़ता है, तो आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। कैसे बनेगी आपकी हैबिट? आपको एक टू डू लिस्ट तैयार करनी है। कब करनी होती है? ये शाम के टाइम में करें। आप जब सोने का टाइम होता है, स्लीप टाइम में एक टू डू लिस्ट तैयार कर ले कि मुझे कल उठ के ये चीज पढ़नी है, ये पढ़नी है, ये पढ़नी है। अगर जैसे मेरा एक शेड्यूल रहता था कि जब मैं पढ़ने के लिए एक अपना टाइम टेबल बनाती थी, तो उसमें मुझे अपने आप से एक बेनिफिट चाहिए होता था कि अगर मैं ऐसा कर लूंगी तो मुझे ये वाला रिवॉर्ड है कि इतना करके मुझे एक मूवी देखनी है, या मैं इतना करके मैं आधा घंटा या 30 मिनट में फोन चलाऊंगी, या फिर मुझे बातें करने का बहुत शौक है तो मैं 15 से 20 मिनट किसी से बातें करूंगी, या फिर मैंने ये टारगेट पूरा कर लिया तो मुझे चाय पीनी है, कॉफी पीनी है। तो इस तरह से ही आप छोटे छोटे स्लॉट्स बना लें कि मुझे ये स्लॉट करके ये इतना ब्रेक लेना है, ये वाला करके इतना ब्रेक लेना है। इसमें आपको आज सिलेक्ट नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्योंकि घंटे सेलेक्ट करेंगे तो आप वैल्यू वाली चीजें नहीं पढ़ेंगे, वैल्यू एडिशन नहीं आएगा उसमें। उसमें क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी नहीं आएगी। आप बैठे रहेंगे, आपको पता है कि आपको 1 घंटे पढ़ना है। दूसरी चीज, आपको क्या करना है, टारगेट सेट करना। वो टारगेट कैसे सेट करने हैं कि पर्टिकुलर ये चैप्टर मुझे उठाना है और ये चैप्टर कंप्लीट करके ही मुझे XYZ काम करना है। तो उससे क्या हो जाएगा कि आप चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, चाहे फिर वो आधे घंटे में हो, चाहे 1 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। ये चीजें हैं। आप स्टॉप वॉच भी लगा सकते हैं, तो आपको रियलाइज होगा कि आप घंटे में कितने, सॉरी, दिन में आप कितने घंटे पढ़ते हैं। जब मैं सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक पढ़ती थी मेंस के टाइम में, ये 1-2 महीने की चीजें होती हैं, आप लाइफ टाइम या 2-3 साल तक ऐसा नहीं कर सकते। नॉर्मली 7-8 घंटे पढ़ना काफी होता है। तो मैंने फर्स्ट डे जब अपनी स्टॉप वॉच लगाई तो मैंने देखा था मैंने 6 घंटे भी पढ़ाई नहीं करी, 5 घंटे 50 मिनट आई थिंक, ऐसा कुछ टाइम आया था। तो आप स्टॉप वॉच लगा लें, उससे आपको रियलिटी पता चल जाएगी आप पढ़ते कितनी देर है। फिर चीजें जब आपने टेस्ट सीरीज दे ली, उसके बाद क्या करना है, वो चीजें आपकी एनसीईआरटी से आ रही हैं, आरबीएससी से आ रही हैं, उन चीजों को आप नोट डाउन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वो आपको नोट डाउन कर लेनी है कि कौन कौन से टॉपिक आपके वीक हैं। फिर कुछ फैक्चुअल चीजें होती हैं। देखो, 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं टेस्ट सीरीज। 3 तरह के कौन कौन से होते हैं? एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जिनको देख के लगता है मजा आ गया, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ एवरेज क्वेश्चन आते हैं जो हमें लगता है कि क्वेश्चन तो ठीक थे, पूछे जा सकते हैं, तो हमें इनको कर लेना चाहिए, इनको डेफिनेटली करना है। और तीसरे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, टेस्ट सीरीज में भी आते हैं, फाइनल एग्जाम में भी आते हैं इस तरह के, जिनको छोड़ने में ही भलाई होती है। टेस्ट सीरीज में भी होते हैं ऐसे क्वेश्चन, मैंने खुद ने देखे हैं कि ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको पढ़ के आपको लगेगा कि इसकी भी रेलेवेंस है क्या। ऐसा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम में? बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको खुद से रियलाइज हो जाएगा, जैसे जैसे चीजें पढ़ना शुरू करेंगे, पीवाईक्यूज पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा कि ऐसी चीजें एग्जाम नहीं पूछी जाती है, ये पूछी जाती है। ये मुझे XYZ चीज मुझे आती है और इसको रिवाइज करने की मुझे जरूरत नहीं है। दैट पर्टिकुलर चीज ये मुझे नहीं आती है बट मुझे करनी है, तो उसको आप क्या कर लो, ऐसे फैक्ट्स को स्टिकी नोट्स में चिपका लो। उससे क्या होगा कि जब भले ही आप उसको पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जब वो आपकी आंखों के सामने रहेगा ना, 1-2 बार भी गलती से भी देख लिया तो वो चीजें पक्का हो जाएंगी। अब इसमें जो स्टिकी नोट्स वाला जो चीज है, उसमें बहुत सारे लोग एक गलती भी कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि इतने सारे स्टिकी नोट्स बना लेते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी अभी अगली स्लाइड में, ऐसे बन जाता है। इससे बचना है, ये नहीं करना है। इसमें आपको खुद को ही समझ नहीं आएगा कहाँ पर क्या चिपकाना है। बस थोड़े इतने से स्टिकी नोट्स हो कि आपको समझ आ रहे हैं, आपने देखा, जैसे ही वो लर्न हो जाते हैं, बहुत पक्के हो गए, अब उनको हटा दो, उनकी जगह नए स्टिकी नोट्स चिपका लो। इस चीज से बचना है।
टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हमने स्टॉप वॉच की बात कर ली है कि आपको स्टॉप वॉच पास में रखनी है, उससे क्या है आपकी जो आस है वो वाली चीज दूर हो जाएगी कि आप अपने आप को मानते हैं ना कि आप दिन में 14 से 15 घंटे पढ़ते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे झूठ भी बोलते हैं, मैंने 20 घंटे पढ़ाई करी थी तब जाके सिलेक्शन हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। 7-8 घंटे आप पढ़ रहे हैं, एफिशिएंसी के साथ पढ़ रहे हैं। ये 7-8 घंटे आपके तब होंगे जब आप 12-13 घंटे की सीटिंग देंगे, क्योंकि आप कभी पानी पी रहे होंगे, कभी वॉशरूम जा रहे होंगे, कभी इधर उधर बातें कर रहे होंगे, कभी चाय पी रहे होंगे। तो ये एवरेज इतना ही निकल कर आएगा जब आप 12-13 घंटे की सीटिंग देंगे। सिर दर्द, नींद नहीं आना, ये तो है ही लक्षण किसी भी एग्जाम के। इनसे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, दैट इज रिवीजन। अब जितना रिवीजन करते जाएंगे ना चीजों का, उतनी चीजें आसान होती जाएंगी। क्योंकि जब एक एक स्टेप आपका काउंट होता है ना, बोलते हैं ना जो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आप दिन में रोजाना थोड़ा कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, स्मॉल स्टेप एवरी डे, आप थोड़ा सा भी पढ़ रहे हैं, किसी भी बुक का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिर दूसरा सब्जेक्ट आपने, मुश्किल से 8-10 सब्जेक्ट है प्री में, आप 8-10 घंटे भी नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे? 1 घंटे में अगर आपका एक टॉपिक भी कंप्लीट हो रहा है, फिर से वही रिपीट कर रही हूँ, घंटे में नहीं करना है, टॉपिक उठाना है, तो आप 8-10 टॉपिक डेली के कर पा रहे हैं। इतना रोजाना कर रहे हैं 5 दिन तक, छठे दिन आप रिवीजन कर रहे हैं, 7वें दिन फिर आप उसका टेस्ट लगा के देख रहे हैं, तो डरने की बात नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं, सभी के साथ होती हैं, हो जाएंगी। इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है PYQs या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्यों लिखा है, क्योंकि जब हम RAS का एग्जाम देते हैं तो सिर्फ RAS एग्जाम के PYQs पढ़ना ही जरूरी नहीं है। RPSC जितने भी एग्जाम लेती है ना, उन एग्जाम्स के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। उससे क्या पता चलेगा हमें कि RPSC का जो एग्जाम पेपर सेट करने का जो माइंड सेट है, पेपर सेट का जो माइंड सेट है वो कैसा है। आपको खुद से इन चीजों पे बहुत ज्यादा अभी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले अगर आप मेहनत करते कि क्वेश्चन कहाँ से उठाया जा रहा है, कौन सी बुक से डायरेक्ट लाइन आ रही है, जैसे हमने PYQ करे थे 2023 के ज्योग्राफी के किए थे, तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि बायो की जो बुक है उसमें से डायरेक्टली आपको एज इट इज लाइन ही उठा के दे दिए। तो ये चीजें एनालिसिस करने का वक्त अभी आपके पास नहीं है। अभी क्या करना है, आपको चीजें रिवाइज करनी है, बार बार पढ़नी है और उनको देखना है। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी बता सकते हैं, जहां भी आपको कंफर्टेबल लगे वहां बता सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे। और इन सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 2 फरवरी। आपको इस डेट को अपने टेबल के पास चिपका लेना है, क्योंकि ये वो जो डेट है, ये काउंटडाउन अभी हमारा शुरू हो चुका है और इसके लिए हमें डेली एफर्ट्स करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।